साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आज आपको मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया गया है कि आपका आईसीएमआर जेआरएफ का एग्ज़ाम जो कि अब बायोमेडिकल रिसर्च एबिलिटी टेस्ट के नाम से हो गया है, एनटीए को हैंड ओवर कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही सरप्राइज़िंग न्यूज़ थी जिसको मैंने आपको अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इस पेपर में अब चूँकि एनटीए ने हैंड ओवर कर लिया है, तो ये पहली बात तो एनटीए पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह चल रहे हैं, जो कि आप अगर रिसेंट में अगर आपने देखा होगा नीट के एग्ज़ाम में जो चीज़ें हुई हैं या इसके अलावा आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कल परसों में कैंसल हुआ है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ऑलरेडी एनटीए पे लगा हुआ है, बट चूँकि अगर कंडक्टिंग एजेंसी एनटीए है, तो अब उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ सकता है, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ख़ैर ये तो एक बात की बात है कि क्या होता है, किस तरीके से वो एक एग्ज़ाम को फ़ेयर तरीके से कंडक्ट करा पाते हैं, नहीं करा पाते हैं, ये एनटीए के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। बट फिर भी जब हमारे सामने ये आ गया है कि अब यहाँ पे कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो आपकी एनटीए हो गई है और उसके अलावा बहुत सारे मेजर चेंजेस इस एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न में भी किया गया है। तो ये बहुत ध्यान से वीडियो समझिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लैरिटी देने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना है। जब बिना वीडियो को पूरा देखे आप एप्लीकेशन फॉर्म को मत फिल कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आपसे कुछ सब्जेक्ट्स आपसे स्पेसिफिक पूछे जाएँगे, तो उनको ध्यान रखना ज़रूरी है कि कितना वो आपके रडार में आता है या नहीं आता है। तो वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा और स्टार्ट करते हैं कि क्या ये आपकी नोटिफ़िकेशन है। तो जैसा कि आपको बता दिया गया था कि ये आपकी एक सुंदर सी वेबसाइट बनाई गई है जो कि आपका एनटीए होस्ट कर रहा है। अब चूँकि इस एग्ज़ाम का नाम बायोमेडिकल रिसर्च एबिलिटी टेस्ट के नाम से कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट डेट्स आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पब्लिक नोटिस, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और अगर आप रिजल्ट अवेटिंग कैटेगरी में हैं, किसी कैटेगरी से आते हैं, वो सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि आप उनको कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बेटा आपको यहाँ पे 2 लिंक दी गई है। एक अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और कुछ आप 1-2 दिन बाद फॉर्म फिल करते हैं तो आप एक्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा, जिसमें ये इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। तो 19 तारीख से ही आपका एप्लीकेशन ओपन हुआ है, रजिस्ट्रेशन आपका 9 जुलाई तक चलेगा। बहुत कम समय का 20 दिन का समय दिया गया है, तो इसके दरमियान आप अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। करेक्शन पीरियड भी आपको मिलेगा जो कि 10 से 11 होगा। हॉल टिकट यहाँ पे आपको 27 जुलाई को दिया जाएगा और आपका डेट जो होगा वो आपका 31 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है अनटिल अनलेस कोई ऐसी स्थिति ना आए कि जो ये चीज़ें ना पॉसिबल हो। बाकी एप्लीकेशन कैसे भरना है बेटा, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आप भरते हैं तो उन चीज़ों को बहुत स्टेप बाय स्टेप बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं इतना कहूँगा कि आप थोड़ा-सा इनकी चीज़ों को पढ़ लेना अच्छे से, स्कैन्ड फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, ठीक है? कलर्ड फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सारी चीज़ें बहुत सावधानी से भरिएगा ताकि करेक्शन के समय आपको पहली बात तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन देंगे भी नहीं ये करेक्ट करने के लिए। ताकि आप कोई गलती ना कर सकें। तो फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। बाकी एप्लीकेशन फीस जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो इन्होंने यहाँ पे मेजर चेंजेज़ में ये भी आपका अप्लाई होता है कि जो ये एप्लीकेशन फीस है, ये उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। ₹1800 आपका जनरल कैटेगरी के लिए हो जाएगा और अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो आपको ₹1500 पे करने होंगे। बाकी ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ आपको करना नहीं है। आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप जब कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से अप्लाई होता है कि जब आप यहाँ पे आएँगे तो अब इन्होंने अपने एग्ज़ाम के पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा ए, बी, सी। जो आपका पार्ट सी है वो आपको पहले से ही चूज़ करना है कि आप पार्ट सी में कौन से सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग अभी मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछेगा अब जैसे यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का ऑप्शन है, बायोलॉजिकल साइंस का ऑप्शन है, बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है, न्यूट्रिशन है। तो इस तरीके से दिया गया है, तो जिसमें भी आप फिट बैठते हैं उनको करेंगे और देन फिर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल के यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। तो ये आपका नोटिफ़िकेशन था जो कि आपका 19 तारीख को ये आपका रिलीज़ किया गया। इसमें हमने सारी चीज़ें लगभग डिस्कस कर लिया है। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होने वाला है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो कि आपका एमसीक्यू है। यहाँ पे उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं किया है। इंग्लिश में ही आपको पेपर मिलेगा और 120 मिनट का ये आपका पेपर होने वाला है। यानी कि जो आईसीएमआर अपना टाइमिंग का जो पैटर्न था उसको उन्होंने अपना कंटिन्यू किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने टाइम को बढ़ाया या घटाया है। तो पहली नोटिस में इतनी बातें ही हैं जो आपके काम के लिए हैं।
अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ बेटा और बताता हूँ कि अब आपको यहाँ पे क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले डीएचआर, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये दोनों ही मिलके आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं। चूँकि आईसीएमआर आपको पता है, अगर आप इसमें से ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मेडिकल ओरिएंटेड होती है। बट आपके लिए जो, क्योंकि एमबीबीएस वाले भी कभी-कभी बच्चे एमडी वाले भी पीएचडी करते हैं, तो उनके लिए फेलोशिप की आईसीएमआर की तरफ से अलग व्यवस्था है। और हम जो कि आपके एमएससी करके आते हैं, तो हम नॉन मेडिकल में आते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है डीएचआर आईसीएमआर नॉन मेडिकल फेलोशिप फॉर पीएचडी, जो कि बायोमेडिकल रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो कि केवल ऑनलाइन ही माध्यम है, जो कि आप एनटीए की वेबसाइट से भर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये बता दिया गया है, और केवल एक एप्लीकेशन ही सबमिट हो सकता है। ऐसा नहीं कर आपने कोई गलती से एप्लीकेशन अपने नाम से भरा और उसमें कोई गलती हो गई, तो आप सोचो कि मैं दोबारा एप्लीकेशन भर दूँ। ऐसा नहीं है, पहला वाला भी कैंसल हो जाएगा, दूसरा वाला भी कैंसल हो जाएगा। इसी वजह से बहुत ध्यान से और समझदारी के साथ आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह आप प्रोवाइड कराएँगे, उसी पर ही सारा कम्युनिकेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से फिल करनी है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को आपको डाउनलोड करना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। मैं तो ऑलरेडी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँगा, बट स्टिल फिर भी आप अपने लेवल पे एक बार उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको अपना बहुत सावधानी के साथ भरना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में जो आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए बेटा, वो आपका रीसेंट फ़ोटोग्राफ होगा, जिसकी जेपीजी फ़ाइल में होना चाहिए। साइज़ दिया गया है, जो कि आपका कलर या ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, जिसमें आपका 80% फेस आपका दिखना चाहिए। मास्क आपको नहीं नहीं लगाना है, और जो फ़ोटो आप खिंचाएँगे उसमें आपके जो कान हैं वो भी आपके दिखने चाहिए, विज़िबल होना चाहिए इंक्लूडिंग ईयर्स। अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड अगर आपका है तो आपका कान भी वहाँ पे दिखना चाहिए। बाकी सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके बाद इन्फॉर्मेशन सच एज़ ए नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी, educational qualification, DOB, choice of exam city provided by the candidate in the online application form will be treated as a final. Any request for change in such particular after the closure of correction period will not be considered by the NTA। यानी कि करेक्शन विंडो में हो सकता है कुछ चीजें आपको सुधार करने के लिए दे दें, बट जो भी चीजें आप लिखेंगे वो फाइनल मानी जाएगी। तो बहुत ही तरीके से आप जो है वो आप कर सकते हैं, मतलब फॉर्म को अपने फिल करिएगा। एनटीए डज नॉट एडिट, मॉडिफाई, अल्टर एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाय द कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी संबंध में आपको कोई इंटरटेन नहीं करेगा। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी इंटरटेन। तो इसी वजह से बहुत ही प्रिकॉशन के साथ और पांचों इंद्रियों को केंद्रित करते हुए आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, ठीक है। ये बात हो गई। तीसरी बात है, एनटीए ने अपना रोल बताया है कि भैया मेरा क्या काम है, क्योंकि इसके ऊपर वैसे ही बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, तो उन्होंने अपनी बात को भी क्लियर कर दिया है कि भैया मेरा काम है रजिस्ट्रेशन आवेदन को लगाना, मतलब मंगाना, एग्जाम को कंडक्ट कराना। आप फेयर तरीके से करा पाते हैं नहीं करा पाते हैं वो तो एक प्रश्न का विषय है। फर्दर फाइनलाइजेशन ऑफ द आंसर की जो इनको मिलेगा, मतलब जो भी आंसर की चैलेंजेस मंगाए जाएंगे उसको देखेंगे, और देन फिर ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और जो भी आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनको ये प्रोवाइड करेगा विद आईसीएमआर के कोलैबोरेशन में। लेकिन जो आपका फेलोशिप का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप कहाँ ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फेलोशिप आप कैसे एक्टिवेट कराते हैं, उन सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी आपकी एनटीए की नहीं है, ठीक है? इसके बाद एडमिट कार्ड के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, हालाँकि जब एडमिट कार्ड आएगा, वो बात हम वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बॉल पॉइंट पेन ले जाने को भी मिलेगा। एडिशनल फोटोग्राफ जो कि आपको अटेंडेंस सीट पर चिपकाने होंगे, वो भी आप अपने पास रखेंगे, और वैलिड फोटो, आईडी कार्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इसके बाद अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होता है कि इस प्रोग्राम का मतलब क्या है और क्या यहाँ पे मेजर चेंजेस हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि आपके आईसीएमआर की जो फेलोशिप के नंबर हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि पहले जो यहाँ पे फेलोशिप का अमाउंट था बेटा, अगर मैं बात करूँ तो 150 फेलोशिप दी जाती थी, जिसमें 120 फेलोशिप जो थे वो आपके कह सकते हो साइंस बैकग्राउंड वालों को मिल जाता था, और 30 फेलोशिप ये सोशल साइंस वालों को देते थे। बट ये फेलोशिप का अमाउंट उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, और अब ये 500 स्टूडेंट को क्वालिफाई कराएंगे। तो ये एक आपका मेजर चेंज है जो आपके आईसीएमआर ने एक सराहनीय कार्य किया है। इसके बाद ये जो डेट है ये आपका ब्रेट हो जाएगा, एग्जाम का नाम 31/7 वो कंडक्ट होने वाला है, जो कि आपका जेआरएफ आपको मिलेगा, जो कि डीएचआर और आईसीएमआर मिल के इसको काम करा रहे हैं। तो ये जो particular exam है, the award of the fellowship to be successfully qualified and eligible candidate will depend upon their finding placement in a medical college, hospital, university या national laboratory institution में आपको अपनी जगह लेनी होगी। मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और देन फिर जैसे आप पीएचडी का इंटरव्यू देते हैं, वैसे ही आपको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह में ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे आपकी 2 कैटेगरी बनेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आईसीएमआर ने इस बार इंक्लूड किया है। मुझे ऐसा लगता है, जो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इस पॉइंट को बहुत ज्यादा क्लैरिफाई तो नहीं किया है। इनका ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 कैटेगरी होगी कि टू
परस्यू डॉक्टरल डिग्री यानी कि आपको पीएचडी करना है फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस इन द इंडिया, यानी कि आप यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी कर सकते हैं किसी भी। और इसके अलावा आपको जो कुछ बच्चे होंगे वो केवल पीएचडी कर सकते हैं जो कि केवल आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट या सेंटर में कार्य कर सकते हैं। और वो भी जो पीएचडी आपको मिलेगी, जो कि अभी आपने रिसेंट में आपने सुना भी होगा, मैंने वीडियो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, एसीएसआईआर, जो कि आपकी पीएचडी कंडक्ट कराती है, मतलब पीएचडी आपको डिग्री अवार्ड कराने की संस्था है, तो आईसीएमआर ने भी उनसे कोलैबोरेशन किया है। तो आपको जो पीएचडी करनी है वो आपको आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट्स में करनी है, जो कि आपका एसीएसआईआर से एफिलिएशन होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा क्लैरिफाई तो नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 500 बच्चों की जो लिस्ट आएगी, इसमें यहाँ पर ये 2 कैटेगरी देने वाले हैं, एक कैटेगरी ए होगी, एक कैटेगरी बी होगी। शायद ऊपर वालों को दे देंगे कि भाई तुम जहाँ मन करे वहां अपनी पीएचडी एनरोल करा लो। सपोज दैट 250 बच्चों को ये लेवलिटी दे देंगे और रिमेनिंग 250 बच्चों को कहेंगे कि भैया तुमको मैं सब कुछ करूंगा, तुमको फेलोशिप दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन आपको केवल और केवल आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट में पीएचडी करनी है। तो खैर ये भी कोई आपका बुरा सौदा नहीं है, आपको अपनी फेलोशिप और आपको अपनी डिग्री से मतलब है, तो वो चीजें हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप यहाँ पे 500 फेलोशिप आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, जो कि ऑलरेडी हमने पहले इस चैनल पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये नंबर जो है वो आपका ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया गया है। और मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी, जो मैंने आपको बताया कि अबव टेस्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि 2 पार्ट में ये डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से आप अपना पीएचडी कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका भारत सरकार का जो भी आरक्षण की प्रक्रिया है, वो सारी चीजें यहाँ पे मान्य होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर नॉर्मल, जो कि आपका एमएससी होना चाहिए या आपका इक्विवेलेंट पीजी डिग्री, आप एमटेक या एम फार्मा भी किए हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप लाइफ साइंस में हैं, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मतलब कुल मिला के जितने भी माइक्रो बायोलॉजी के बैकग्राउंड है, उसमें आपका एमएससी होना चाहिए, जिसमें आपका 55% मार्क आपके पीजी में होना चाहिए। ये आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है, एंड 50% आपका एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आपके अगर रिजल्ट अवेटेड वाले स्टूडेंट हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब इस एग्जाम को दे सकते हैं, बस उनको अपना एक रिजल्ट अवेटेड का सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं एज लिमिट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आईसीएमआर ने इंक्रीज किया है। पहले ये एज लिमिट जो था वो आपका 28 ईयर था, जो कि अब इन्होंने यहाँ पे 30 साल कर दिया है। और इसके बाद भी जो कि आपके जनरल के लिए है, जिसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको मिलता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। और 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका ओबीसी के लिए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं हुई? यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लिया। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका सीबीटी मोड होने वाला है। स्कीम ऑफ द टेस्ट क्या होगा? तो ये जो पेपर होगा ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जो कि हर पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा कि भैया पहले एक सेक्शन कर लो, फिर जाओ घूम टहल के आओ, फिर दूसरा करोगे, ऐसा नहीं है। 2 घंटे का कंटीन्यूअस पेपर चलेगा। टेस्ट जो होगा वो 1 पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड 3 सेक्शंस में है, जो कि सिलेबस आपको मैं भी आगे दिखा दूंगा। ऑल क्वेश्चंस इन ईच सेक्शंस आर कंपल्सरी कैरिंग 1 मार्क। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कंपल्सरी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको करने ही करने हैं सारे क्वेश्चन। कंपल्सरी का मतलब होता है कि आप कर सकते हैं अगर आपको आता है, लेकिन उसमें निगेटिव मार्किंग भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये लाइन आपके डीबीटी जेआरएफ के एडमिट कार्ड पे भी लिखा होता है। और पहले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे कि कंपल्सरी का मतलब है कि मुझे करना ही करना है, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे अगर आप को आता है तो आप करिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग 0.25, जैसा कि आपके आईसीएमआर के एग्जाम में होता है वैसा ही रहेगा। और अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। तो यानी कि इस कंपल्सरी को लेकर जो बच्चों को कंफ्यूजन थी वो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि भैया आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो स्कीम ऑफ द टेस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आईसीएमआर ने इस बार चेंज किया है। और एक चीज मैं आपको और भी बताता चलूं कि पहली बार जो बहुत अगर शॉर्ट में समझना चाहो तो सीएसआईआर के जैसे कर दिया है। ए बी सी वहां भी सेक्शन होता था। सीएसआईआर में भी आपका जनरल एप्टीट्यूड आता था, बी वाला आपका नॉर्मल होता था, जो कि यहाँ पे आपके नॉर्मल बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। सी में आपको 75 में से 25 करने होते थे, बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि आपसे पहले ही पूछ लिया है कि आपको सी सेक्शन में क्या करना है, मतलब आपको बायोकेमिस्ट्री करनी है कि माइक्रोबायोलॉजी करनी है या क्या करनी है। ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा अप्रोच होने वाला है, मैं 2 चीजें यहाँ पे आपको क्लेरिफाई कर दूं। अभी पास्ट में इसी तरीके से एनटीए ने जब आपका जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू का एग्जाम कराया था, तो उसमें भी बच्चे बहुत परेशान थे, क्योंकि ये एग्जाम पहली बार कंडक्ट हुआ था। और मैंने बोला था कि भैया अगर सिलेबस पे जाओगे तो परेशान हो जाओगे। मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो आप चाहे डीबीटी की मेरे साथ आपने तैयारी किया होगा और आप डीबीटी का सिलेबस उठा के डाउनलोड देखोगे तो आपको एक पल लगेगा कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है हो पाना, सारी चीजों को हम कवर कर सके या कोई भी मास्टर उनको ब्रीफली पढ़ा सके। लेकिन एक जो बेसिक बायोलॉजी होती है जहां से उनके क्वेश्चन आते हैं, अगर उनको
टारगेट करके टॉपिक वाइज़ अगर आप पढ़ते हैं तो चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। उसी तरीके से जब मैं एनटीए, जेएनयू ने, बीएचयू ने पेपर कंडक्ट कराया तो मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं करवाई, बस बच्चों को बताया कि भैया ये कुछ जो बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको पढ़ के जाइएगा, आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। और यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और क्वेश्चन पेपर डिस्कशन भी आपका पड़ा है वीडियो, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। तो मेरा अभी भी यहाँ पे जो स्टैंड है वो यही है कि पहली बार तो होने वाला है, तो जो चीज़ें हैं वो सभी के लिए नई हैं, ठीक है? हर एक टीचर के लिए और हर एक स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी चीज़ें हैं कि बायोलॉजी कहीं नहीं बदलती है, तो यहाँ पर भी आपको अप्रोच वही रखनी है कि ओवरऑल नंबर आपको लाना है। कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि आपको इंडिविजुअल सेक्शन में क्वालीफाई करना है, तो आपको क्यूमुलेटिव मार्क्स लाने हैं, समझ रहे हैं? तो अगर आपको सेक्शन ए आता है, तभी आप उसके पीछे परेशान होइए या उसको पढ़ने का प्रयास करिए या एग्ज़ाम में करिए, नहीं तो आप सेक्शन बी और सेक्शन सी के दम पे आप अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हो। और सेक्शन ए में 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे कि जो आप कर लोगे, या 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि आप खुद सोचो ना, 120 मिनट का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है। तो ये जनरली एग्ज़ाम की टेंडेंसी होती है कि वहाँ पे आपको ऐसे भी बहुत, मतलब जो एक मतलब कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि इतने भी बड़े-बड़े क्वेश्चंस नहीं देंगे। और आप आईसीएमआर का क्वेश्चन उठा के देखोगे जो लास्ट 5 ईयर या 6 ईयर्स के आपको मिल जाएँगे, तो इनको भी पता है कि हम 2 घंटे में पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो उसी हिसाब से बनाते हैं कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है। तो ये चीज़ें आप परेशान नहीं होइए। मेरे हिसाब से तो आप अपनी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करके जाइए, सेक्शन ए को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सेक्शन ए आपका एप्टीट्यूड होगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग का हो सकता है, जहाँ पे रिसर्च एबिलिटी है, एनालिटिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे पूछी जाएँगी, ठीक है? तो इसको तो मतलब ये तो अब एग्ज़ाम में जब होगा तभी आपकी, जो भी आपने अभी तक चीज़ों को ग्रैस्प किया है 9, 10th, 11th, 12th, ये चीज़ें उन्हीं पार्ट पे डिपेंड करेगा। हालाँकि आईसीएमआर अपने सेक्शन ए में कुछ नॉर्मल फैक्ट, साइंस वगैरह भी पूछता था, तो पता नहीं, हो सकता है कि 1 आध 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन वो भी डाल दें। बट इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता है। यहाँ से आपका मेन कहानी स्टार्ट होगा जब आप अपने सेक्शन बी में आएँगे, जो कि आपके 50 क्वेश्चन्स होंगे, जो कि आपके बहुत सारे डिसिप्लिन को, मतलब बहुत सारे एरिया को कवर करते हुए रहेंगे, किसी स्पेसिफिक डोमेन से नहीं रहेंगे, जो कि आपके फंडामेंटल नॉलेज को चेक करने के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। और ये आपको दिया गया है, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द लिविंग सेल्स, सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में कम्युनिकेशन है, इसमें आपकी बायोलॉजी भी आ रही है और कुछ नॉर्मल चीजें भी आ रही है। तो समझ लो कि मैं इसको बायोलॉजी ही मान के चलता हूँ। जो हमारे चैनल पे कंटेंट अवेलेबल है, उनसे आपको सारे क्वेश्चन आसपास मिल जाएंगे, ठीक है? बाकी बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स जो है, ये आपका नया है। आप ये थोड़ा सा आप इंटरनेट पे भी रीड कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, अन्यथा बायोटेक तो मैंने पूरा पढ़ा के रखा है। और ये आपका, अगर आपने सीएसआईआर की प्रिपरेशन की होंगे तो आपने, जो कि आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा, वहां पे आ जाएगा सेल सिग्नलिंग कम्युनिकेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। जेनेटिक्स भी हमारे चैनल पे कवर है। तो मोर और लेस सारी चीजें ऑलरेडी, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शन को रिलेटेड और इम्यून रिस्पॉन्स भी हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ा के रखा है, जो कि आईसीएमआर का फेवरेट टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितने कंटेंट्स हमारे अवेलेबल हैं उसी के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। बट आपको शर्त इतना है कि जो भी कंटेंट्स अवेलेबल हैं, उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए और एकदम टिप्स पे आपके होना चाहिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। सेक्शन सी में जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 11 ये डोमेन है, ये आपसे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे उसी समय ही बेटा आपसे मांग लेगा। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग चूंकि बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों पर तो आपको विचार ही नहीं करना है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, फार्मेकोलॉजी हो गया, सोशल बिहेवियर साइंस हो गया, ये तो आप चूज नहीं करोगे। नर्सिंग नहीं चूज करोगे, पब्लिक हेल्थ नहीं चूज करोगे, वेटनरी साइंस नहीं चूज करोगे, और मुझे लगता है बायोस्टैटिक्स भी आप मत ही करना। अब मेन चीजें आती हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री। तो मैंने जो सिलेबस एनालिसिस किया है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी वाले बैकग्राउंड के हैं तो भैया आप वही ले लीजिएगा जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो। लेकिन जो बच्चे बायोकेमिस्ट्री वाले हैं, वो थोड़ा-सा विचार कर लीजिएगा कि इन तीनों सिलेबस को कंपेयर कर लेना, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक और बायोलॉजिकल साइंस। अगर थोड़ा बहुत आपका जूलॉजी, बॉटनी में भी कमांड है, तो आपकी यहाँ से भी कहानी बन जाएगी, क्योंकि ये ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आएगा। और तीनों ही सिलेबस ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपसे डुएबल नहीं होगा। बस आप अपनी थोड़ी-सी स्ट्रेंथ को एक बार देख लीजिएगा, बाकी अभी जो सिलेबस है उसको मैं भी आपके साथ लगे हाथ एनालिसिस करा दूँगा। तो इसी में से ही आपको सेलेक्ट करना है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पे देखिए, बायोलॉजिकल साइंस है तो यहाँ पे पूरा लाइफ साइंस आ गया, ह्यूमन बायोलॉजी आ गई, एनवायरमेंटल साइंस आ गया, जूलॉजी, बॉटनी के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। तो यहाँ पे आपकी कहानी बन जाएगी, समझ रहे हैं? तो इन्हीं तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन पेपर हो गया, टेस्ट
सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके इसी एबीसीडी के फॉर्म में हैं। तो ये जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी क्या नहीं सेलेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। क्या सेलेक्ट करना है उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, वहाँ पे अपनी बात को रखना, वहाँ पे हम उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और अच्छी होगी कि आईसीएमआर अपने क्वेश्चन पेपर और आंसर की तो रिलीज़ करता था, लेकिन इंडिविजुअल बच्चे को समझ में नहीं आता था क्योंकि वो एक्चुअल रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ नहीं करते थे। लेकिन जब इन्होंने एनटीए को हैंड ओवर किया है, तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना रिस्पॉन्स शीट देखने को मिलेगा। ये अच्छी चीज़ है कि आपको 2-3 दिन का समय दिया जाएगा, जिस पे आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये एक अच्छी बात है, जिसमें आपको ₹200 पर क्वेश्चन्स के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है कि जो आईसीएमआर के एग्ज़ाम में और ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा, राइट? इसके बाद एग्ज़ामिनेशन सिटी थोड़ा से कम है, बढ़ा सकते थे बट फिर भी जो अवेलेबल हैं आप उन्हीं में जा सकते हैं। जैसे हरियाणा में है, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ठीक है? लखनऊ में आपको सेंटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 20 सेंटर हैं, तो आप अपने जिस एरिया में बिलॉन्ग करते हैं उसी के आस-पास आप अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद एक मुझे ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ था कि वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म्स को दे रखा है कि आप कैसे फिल करोगे, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डिटेल में पढ़ना तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बस मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि उन्होंने जो एक टेम्पलेट लिया है उसमें जो एप्लीकेंट का नाम लिखा है वो सौरभ लिखा है, तो ये देखकर मुझे थोड़ा-सा कह सकते हैं कि लगा कि मुझे दिखा दूँ आपको, तो ये तो एक इंटरेस्टिंग बात थी, तो ख़ैर ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मतलब इनको आईसीएमआर को जो है वो सौरभ से भी समझ रहे हैं, ठीक है? तो ख़ैर ये काफ़ी अच्छे से मैं इस एग्ज़ाम को डील करता हूँ, ठीक है? काफ़ी टाइम से इसको फ़ॉलो करता हूँ, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स यहाँ पे आए हैं जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो ख़ैर इन्होंने अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म में भी मेरा नाम डाल ही दिया है, ठीक है? तो ख़ैर मैं पेपर नहीं देने जा रहा हूँ, बस जस्ट फॉर ये एक उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है? मतलब जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपसे अप्लाइड कोर्स पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट था मुझे बताने के लिए कि ये जो है ये आपका बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है? हालाँकि एग्ज़ामिनेशन फीस तो ₹1800 है, ₹1200 पता नहीं किस हिसाब से लिख दिया है। ठीक है? तो चलो ख़ैर कोई नहीं, अब बात करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है। अब बात यहाँ पे आती है कि आप हमारे साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं या आप हमारे साथ ही क्यों तैयारी करें? तो उसके लिए जो जवाब है वो आपका ये है, ये हमारा आईसीएमआर जेआरएफ 2023 का रिज़ल्ट का वीडियो अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं, तो आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स यानी कि मोर दैन 15 स्टूडेंट जो थे वो आईसीएमआर जेआरएफ को क्वालीफाई किए और इवन ये वीडियो तो मैंने पहले ही बना दिया था। अभी रिसेंट में ही इसमें आईसीएमआर का दोबारा रिज़ल्ट आया था लास्ट ईयर अपडेटेड रिज़ल्ट था, वहाँ पे भी हमारे 3-4 स्टूडेंट्स ने क्वालीफाई किया है। तो ये नंबर हमारे इंक्रीज़ हैं, हमने रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके दिए हैं, बना के दिए हैं बच्चों को, क्वालीफाई होके दिए हैं और इवन जब आप क्वालीफाई होते हैं तो आप हमारे साथ आपको इंटरव्यू तक की हम ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो ये है, इसके अलावा डीबीटी जेआरएफ जो कि आपका आईसीएमआर और डीबीटी का पैटर्न मोर और लेस सेम होता है और चूँकि अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाएँ तो हम डीबीटी के भी पीवाईक्यूज़ को ज़रूर देख कर जाएँ। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम कराने वाली संस्था एनटीए है, दोनों ही एग्ज़ाम अब एनटीए कंडक्ट करा रही है। तो एनटीए के हर एक्टिविटी पे हमें नज़र रखना होगा। ठीक है? तो आपको पूरे कंटेंट डीबीटी वाले भी रिकॉल करने पड़ेंगे क्योंकि इस बार क्या क्वेश्चन पूछ लें किसी को नहीं पता है। ठीक है? और यहाँ पर भी हमने लास्ट ईयर 2023 में ये हमारे इतने स्टूडेंट्स क्वालीफाई किए, 2024 के रिज़ल्ट पे अभी हमारा वर्क जारी है, ठीक है? वहाँ पे भी हमारे अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, बट अभी चूँकि कुछ इश्यूज़ की वजह से अभी मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बना पाया हूँ, ठीक है? तो समय आने पर वो भी मैं बना दूँगा बट सारे हमारे पॉज़िटिव रिज़ल्ट हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जॉइन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपकी हो जाती है। अब इसके बाद आपको क्या-क्या चीज़ें हमारे कंटेंट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसमें अगर आप मेंबरशिप आज की डेट से लेते हैं, ठीक है? तो आपको वो चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएँगी। बाकी तो मैं भी चूँकि नए पैटर्न के हिसाब से कुछ चीज़ें और भी मुझे पढ़ानी होगी, वो मैं कवर करूँगा। बट स्टिल अगर आप आईसीएमआर के एग्ज़ाम से फ़ैमिलियर होना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें आपको आईसीएमआर जेआरएफ 2023 लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन मिल जाएगा। आईसीएमआर जेआरएफ पीवाईक्यू सॉल्यूशंस मिल जाएँगे, जितने भी आईसीएमआर के एग्ज़ाम हुए हैं 2018 से लेके जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। राइट बेटा? फिर आपको आईसीएमआर जेआरएफ 2023 के रिगार्डिंग जो मैंने पढ़ाए थे, यहाँ पे आपको 49 वीडियो देखने को मिलेंगे और सब एक से बढ़ के एक वीडियो हैं, ठीक है? जो आपके नॉलेज को एनहांस करेंगे। 2022 में भी जब मैंने चैनल क्रिएट किया था, वहाँ पर भी मैंने इनिशिएट किया था आईसीएमआर के प्रिपरेशन और 3 स्टूडेंट्स उसी समय ही क्वालीफाई कर गए थे आईसीएमआर जेआरएफ में, ठीक है बेटा? तो ये वो प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको 53 वीडियोज़ अवेलेबल हैं और आईसीएमआर जेआरएफ 2022 में आपके 9 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। बहुत ही डिटेल, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने किया है। तो इतनी ही वीडियोज़ को कवर करने में मुझे लगता है कि समय कम है, कार्य ज़्यादा है। तो आपको इसी क्षण से
सब्सक्रिप्शन लेकर वीडियो देखना चाहिए। और बहुत ऐसा भी नहीं है, अगर आपको ट्राई मारना है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाना और बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल जाएँगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे वीडियो पेड हैं, मैंने कुछ वीडियो ओपन भी करके रखे हैं, तो आप वहाँ से ट्रायल देख सकते हैं कि भाई मैं कैसा पढ़ाता हूँ या कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही है। अगर मेरी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो फिर मेंबरशिप लेने का भी मतलब नहीं है, तो आप ट्रायल के तौर पे वहाँ देख सकते हैं। और देन फिर अगर आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति सही पढ़ा रहा है, मेरा एग्ज़ामिनेशन सिलेक्शन में मेरा हेल्प हो सकता है, तो आप कंटेंट को देखकर मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिएगा। और उसी के अलावा एक हमारी नई सीरीज़ है जहाँ पे लक्ष्य आईसीएमआर सीएसआईआर 2024 के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे पास 5 वीडियोज़ अवेलेबल हैं बेटा, ठीक है? मतलब इसमें मैंने डिटेल में कवर किए हैं, मतलब एक-एक वीडियो 1-1 घंटे के आसपास के हैं, जहाँ पे डिटेल में हमने टारगेटिंग शुरू किया, कुछ और टारगेटिंग कुछ इश्यूज़ की वजह से रह गए, जो अभी हम नहीं कवर कर पाए हैं, बट वो भी हम कवर कर देंगे। और ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे कैंसर वगैरह मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, सीएसआईआर और आईसीएमआर को मद्देनज़र रखते हुए, और इस मतलब सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ और कि आप कैसे हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर आप न्यू मेंबर होंगे, तो जब आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको सौरभ कौशल का जहाँ पे आइकॉन दिखेगा, वहाँ पे आपको एक जॉइन बटन दिखेगा। ये आपको डेफ़िनेटली दिखेगा। अगर आपको अपने मोबाइल पे नहीं दिखता है, तो मोबाइल के जो यूट्यूब है उसको प्लेलिस्ट पे प्ले स्टोर पे अपडेट कर लेना, या अपने यूट्यूब पे ओपन कर लेना, आराम से आपको दिख जाएगा, ठीक है? जॉइन कर लेना। जॉइन करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक इंटरफ़ेस दिखेगा। बस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ध्यान रखना है, जब भी आप मेंबरशिप लेंगे, तो आप लक्ष्य जेआरएफ 399 पर मंथ का लीजिएगा, क्योंकि 199 एक आपका नॉर्मल मेंबरशिप है, ठीक है? मतलब वो मैंने डीबीटी के टाइम तक मैंने 199 रखा था, यहाँ पे मैंने डी आफ्टर डीबीटी मैंने इसको 399 कर दिया, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है बेटा? तो आपको जो कंटेंट लेना है वो 399 लेना है। अगर आप हमारे पहले से लिख कर लिए थे और आपने अब नहीं ले रखा है, वापस से चाहते हैं, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे रिन्यू वो दिखेगा, बट आप ये रिन्यू मत करिएगा, आप ये फ्रेश कर लीजिएगा। और गलती से अगर आप 199 ले भी लेते हैं, तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेवल चेंज करने का। ये आपका लेवल 1 है और ये आपका लेवल 2 है। तो जब आप लेवल चेंज करोगे, मान लो आपने 199 ले लिया है, तो 399 है, तो जितने भी दिन हुए होंगे उसके हिसाब से माइनस करके वो आपका पैसा कटेगा। और यहाँ पे कोई मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है बेटा, यूट्यूब का है, तो सारी चीज़ें ऑथेंटिक है। कोई 1 रुपया ना आपका इधर-उधर जाएगा, ना मेरा इधर-उधर जाएगा, ठीक है? तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान से करिएगा। जॉइन करने में कोई बहुत समस्या आती है, तो हमारे टेलीग्राम पे जॉइन कर लेना, वहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँगा क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। और उसके अलावा नॉर्मल पढ़े-लिखे मतलब समझदार बच्चे हो, एक बार यूट्यूब पे सर्च मार लेना कि किसी चैनल की मेंबरशिप कैसे लेते हैं या कैसे रिन्यू करते हैं, तो आसानी के साथ आपका हो जाएगा। ठीक है? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने सारी बातें कवर कर ली है। बस एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि अभी जो डिस्कशन में रह गया है, वो सिलेबस का। तो सिलेबस का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सावधानी के साथ यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या चेंजेस हैं। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे, तो ये आपका बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है, मुझे लगता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपने मास्टर से जो भी आपने पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमने नॉर्मल वैन डेर वाल इंटरेक्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर आपको सेल बायोलॉजी के भी पार्ट्स आपने पढ़ रखे होंगे, सारे टॉपिक्स आपको मिल रहे होंगे, फ़ैमिलियर होंगे। मॉलिक्यूलर के भी सारे टॉपिक्स हैं, एंजाइमोलॉजी है, बायोलॉजिकल टेक्निक है, इम्यूनोलॉजी है, सब चीज़ें आपकी पढ़ाई हुई हैं, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें तो भाई ओवरलैप करेंगी, कि हो सकता है सब चीज़ें आपकी नहीं पढ़ी हुई हो सकती हैं। बट मोर और लेस ये आपका एक अच्छा डिसेंट है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री चूज़ करते हैं, तो भी आपका काम बढ़िया हो जाएगा। बस थोड़ा-सा आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अगर वो बहुत अंदर घुसते हैं, तो थोड़ी-सी आपकी दिक्कत आ सकती है। अन्यथा सारी चीज़ें आपकी डुएबल हैं। कोरिलेशन ऑफ द डिज़ीज़, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर है, जहाँ पे हमने हर डिज़ीज़ के बारे में चर्चा किया है। तो ये विटामिन्स, हार्मोन, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, सारी चीज़ें ऑलरेडी अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, या अगर आप वीडियोज़ को देखेंगे, तो आपका सारी चीज़ें तैयार हो जाएँगी। ठीक है? अगर आप लाइफ साइंस भी चूज़ करते हैं, तो ये भी बहुत सही है। यहाँ पे आपको एप्लाइड बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है? टेक्निक्स में आपको फ्लो साइटोमेट्री, एलाइज़ा, ये सब आपको मिल जाएगा। इम्यूनोलॉजी मिल जाएगी, मतलब ये भी आपका ठीक है। ठीक है? मुझे नहीं लगता कैंसर, जो कि मैंने अभी रिसेंट में ही कवर कर दिया है। ठीक है? तो सारी चीज़ें लगभग कवर्ड हैं। बॉटनी, जूलॉजी का भी आपको स्कोप मिल जाएगा। तो दोनों में से आप अपनी चीज़ों को देख लीजिए। बस यहाँ पे बायोटेक वाले में मुझे थोड़ा-सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह दे दिया है। ये थोड़ा आपके लिए दिक्कत हो सकता है, और काफ़ी लंबा-चौड़ा इन्होंने डॉकिंग-वॉकिंग तक पहुँचे हैं। तो बायोटेक वाले में थोड़ा-सा आप समझ लीजिएगा कि आप किस तरीके से उसको देखते हैं, ठीक है? बाकी तो चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा जो माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो थोड़ा-सा आप बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंस में थोड़ा-सा अपनी स्ट्रेंथ को देख लीजिएगा कि आपने क्या तैयारी करके रखी है, या आपने किस चीज़ को लेकर ज़्यादा
ज़्यादा श्योर हैं, ठीक है? बाकी एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, बस सब्जेक्ट आपको तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मतलब बायोटेक, बायोलॉजिकल साइंस एंड जो आपका बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है? और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेबस को लेके नहीं घबराना है, एक डिसेंट बायोलॉजी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसी के आस-पास आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएँगे, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने सारी बातों को डिस्कस कर लिया है। इसके बियॉन्ड भी अगर आपकी कोई चीज़ें रह जाती है क्वेरी, तो आप हमारे इस चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर लेना, वहाँ पे आप अपनी सारी बातें रखोगे तो मैं अब अपनी रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। प्रिपरेशन के लिए समय कम है, कार्य ज़्यादा है, कंटेंट अवेलेबल है, बाकी और भी सारे कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे, तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कहीं पर कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।